9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठा के अपने फादर के हाथ में रखा वो वहीं ब्लास्ट हो गया। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, माउस सबकी बैटरी निकाल के लोगों को भागना पड़ा और लेबनान एयरपोर्ट पे हल्ला स्टार्ट हो गया। हिजबुल्लाह के लीडर का पहला मैसेज जैसे ही उस पेजर पे आया उसके बाद और फिर ब्लास्ट। CNN की रिपोर्ट आई कि यूएस को तो पहले से ही पता था इजराइल के ब्लास्ट के बारे में। ये सारा का सारा करा धारा इजराइल की 8200 इंटेलिजेंस यूनिट का है। लेकिन वायनाड पुलिस तब हरकत में आई जब केरला के रिंसन होजे का नाम निकल के आया कि इनकी कंपनी ने पेजर ब्लास्ट में 1.6 मिलियन यूरो इन्होंने डॉक के अंदर बॉम्ब प्लांट करके हिजबुल्लाह के कैंप में भेज दिया ताकि पूरा का पूरा कैंप जो है वो ये इजरायली एजेंट कहीं और नहीं है, ये आपके हाथ में है। आपके मोबाइल फोन ही इजरायली एजेंट है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। इंडिया में 70% से भी ज्यादा लोग स्किन प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट, धूप और पोल्यूशन की वजह से स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे स्किन में डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन प्रॉब्लम से डील करने का इजी और इफेक्टिव सोल्यूशन लाया है डर्माटच। ये एक ऐसा इंडियन फार्मेसी ब्रांड है जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल जैसी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए साइंस बेस्ड फॉर्मुलेशंस बनाता है। धूप में अक्सर हमारा फेस और हमारे हाथ टैंड हो जाते हैं, तो डर्माटच लाया है ये सोप, कोजिक एसिड 1% सोप। इस सोप में कोजिक एसिड, डर्मावाइट, ग्लूटाथियोन जैसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनफैक्ट इनके काफी कस्टमर्स को सिर्फ 7 दिन में रिजल्ट्स दिखना भी शुरू हो गया है। इसका पीएच बैलेंस 5.5 है, मतलब ये सेंसिटिव, स्किन फ्रेंडली है और सेफ भी है और टेस्टेड भी है। ये अवेलेबल है काफी रीजनेबल प्राइस में। डर्माटच के सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और क्लिनिकली प्रूवन है। इनके और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको आप ऑनलाइन या फार्मेसी स्टोर से ले सकते हो। और इस डर्माटच कोजिक एसिड सोप को परचेज करने के लिए यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर एक ऐसा अटैक किया था जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था और इजराइल भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। और फिर उसके तुरंत बाद इजराइल ने भी उसका बदला लेने के लिए एक लार्ज स्केल अटैक शुरू किया हमास के ऊपर। जैसे ही इजराइल ने अटैक करना चालू किया तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नॉर्थ की तरफ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह, जो कि हमास की अलायंस है, उसने भी इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट किया। और सबसे हैवी अटैक जो हिजबुल्लाह ने किया था वो शेबा फार्म्स, जो कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां पे किया। बैक टू बैक रॉकेट लॉन्चर्स छोड़े और एयर स्ट्राइक वगैरह की। देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो ईरान बैक्ड शियाइट ग्रुप है। ये लेबनान के सदर्न पार्ट जो है वहां पे इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों विंग्स इसने बना रखी है। इनफैक्ट लेबनान की पार्लियामेंट में 13 मिनिस्टर्स हैं इनके। तो 8 अक्टूबर 2023 को जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर बैक टू बैक अटैक किया तो इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई। कहने का मतलब है कि 7 अक्टूबर वाले इंसिडेंट के बाद 2 दिन के अंदर इजराइल अपने नॉर्थ और साउथ रीजन में एक 2 फ्रंट वॉर में घुस चुका था, जहां पे एक तरफ वो हमास से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह जब अटैक करने आया था इजराइल के ऊपर तो कितनी प्रिपरेशन के साथ आया था, इसका अंदाजा इजराइल को 3 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को हुआ। इस दिन हिजबुल्लाह ने एक प्लान तरीके से लेबनान में बैठ के इजराइल के नदर्न रीजन में हैवी आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक चालू कर दिया। Dozens of missiles and rockets into Israel today, including one aimed at Tel Aviv, which was intercepted. Israel Rescue Services say that no injuries or damages. और जब ये लड़ाई चल रही थी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में तो सेम वीक में ये खबर आने लगी कि हिजबुल्लाह के 20 मिलिटेंट पैराग्लाइडर्स का यूज करके नॉर्दर्न इजराइल में घुसने वाले हैं। और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजराइल के अंदर, सेम वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है और इस बार इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में होगी। और जब ये खबर सर्कुलेट होना चालू हुई तो इजराइल के पूरे नॉर्दर्न रीजन में अलार्म बजने लगे। इजरायली फोर्सेस ने आम जनता से कहा कि आप लोग शेल्टर ले लो। और फिर इस अनाउंसमेंट के बाद करीब 24 to 48 आवर्स के बाद इजराइल की आर्मी ने यह बताया कि एक फॉल्स अलार्म था जो कि ह्यूमन एरर की वजह से बजा था और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही नहीं थी और कंसर्न की कोई बात नहीं है। लेकिन जो इजरायली सिटीजन थे जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रहते यानी कि लेबनान के बॉर्डर के पास में रह रहे थे, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि हमास ने किस तरीके से इजराइल में घुस के मारकाट मचाई थी। और सेम टाइम
टाइम पे हिजबुल्लाह जो था वो काफी हैवी अटैक कर रहा था, तो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में जो इजरायली सिटीजन थे वो डर गए और करीब 96,000 इजरायली जो थे वो लेबनान के बॉर्डर के पास, यानी कि जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में रह रहे थे, वो एरिया छोड़ के, यानी कि अपना घर वगैरह छोड़ के दूसरी तरफ आ गए। और जो लेबनान वाली साइड थी वहां पे भी जो सिविलियंस थे वो भी पीछे हट गए थे। अब जब ये चीज शुरू हुई तो नेतन्याहू के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि थोड़े दिन पहले इजराइल के साउथ में अटैक हुआ था, वहां से लोग भागे, और अब नॉर्थ में भी अटैक की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है कि एक इजरायली जो है, जो आम जनता है, वो अपने घर में नहीं रह पा रही है, उसको कैंप में रहना पड़ रहा है। तो इस चीज को लेके इजराइल का जो ऑपोजिशन था उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया और ये बताया कि ये फेलियर है नेतन्याहू का। और जब ये बात बहुत ज्यादा उठने लगी तो नेतन्याहू ने प्रॉमिस किया कि बहुत ही जल्द दोबारा से जो भी इजरायली हैं जो नॉर्दर्न एरिया से भाग के गए हैं वो उनको अपने घरों में वापस पहुंचाएंगे। लेकिन ये चीज करना इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि लोग तभी वापस आएंगे लेबनान के बॉर्डर पे जब हिजबुल्लाह बैकफुट पे होगा, अटैक बंद होंगे। और वहीं हमास के कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिजबुल्लाह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं और ईरान से भी बैकिंग है इसको, तो इसीलिए इजराइल के लिए बहुत ही टफ टास्क था। अब इसके बाद डेली बेसिस पे हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस में लड़ाई होना चालू होती थी। There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. If you strike us, we will strike you. हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान में बैठ के अटैक कर रहा था, इसने अपने लिए वहां पे 4 लेयर सिक्योरिटी बना रखी थी। पहला लेयर जो इन्होंने बनाया था वो टेक्टिकल डिफेंस का बनाया था, दूसरी लेयर में रॉकेट और मिसाइल्स थी, तीसरी लेयर में कमांड एंड कंट्रोल, और 4th लेयर में मेन जो लीडर थे जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रहे थे वो रहते थे। तो इजराइल जो था इसी लड़ाई के बीच में क्या करने लगा था कि उसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके पास लेकिन पेगासस फेमस है, तो इसने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके हिजबुल्लाह के जो लीडर थे जो फोन यूज करते थे उनको हैक करके उनकी लोकेशन और स्ट्रेटेजी वगैरह जो बनाते थे वो सब पता कर लेते थे, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता था इजराइल को। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर से हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक करी और फिर गाइडेड मिसाइल्स यूज करके उनके ऊपर अटैक किया, उनको मार दिया। तो ऐसे करके कई सारे हिजबुल्लाह के लीडर थे जिनको इजराइल ने मारा, और हिजबुल्लाह किस स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करेगा उसके बारे में भी इजराइल को पहले से पता रहता था। इनफैक्ट जो लीडर्स वॉर जोन में भी नहीं थे, दूर लेबनान में या सीरिया में बैठ के प्लानिंग वगैरह करते थे, उनके ऊपर भी मिसाइल्स गिरने लगी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हिजबुल्लाह के लिए तब शुरू हुई जब नवंबर 2023 में इजराइल ने हसन मोहम्मद इब्राहिम, अली रैफ और अली हसन, इनकी लोकेशन पता करके इनको गाइडेड मिसाइल्स के थ्रू मार गिराया। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शुरू होने लगती हैं। और फिर इसके बाद ईयर शुरू होता है 2024, और ये नया साल आते आते हिजबुल्लाह के लोगों को ये चीज रियलाइज होने लगी थी कि इनकी प्लानिंग वगैरह इजराइल के जो लोग हैं उनको पहले से ही पता रहती है। और इन सब चीजों के पीछे जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि कई हिजबुल्लाह के कमांडर ऐसे थे उनके ऊपर तब मिसाइल्स गिरी जब उन्होंने तुरंत मोबाइल यूज किया था। तो इसके बाद ये लोग ट्राई तो करते थे कि कम से कम मोबाइल यूज करें, इनफैक्ट ऑपरेशंस में भी जाएं तो मोबाइल ना लेके जाएं, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ये जो ट्रैकिंग कर रहा था ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई थी, क्योंकि मोबाइल का यूज करने पे इजरायली जो थे उनको सब पता चल जा रहा था, और ना यूज करने में आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, इसकी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये लोग धीरे धीरे फोन छोड़ के छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे थे, जैसे हैंड रिटन लेटर्स हो गए, पेजर्स वगैरह भी इन्होंने यूज करने शुरू किए थे, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किए थे। बहुत ही कम लोग थे जो पेजर का यूज करके अपना काम चला रहे थे और कम्युनिकेट कर रहे थे। अब इसके बाद महीना शुरू होता है फरवरी 2024, और हिजबुल्लाह का जो लीडर है हसन नसरल्लाह, ये टीवी पे आके सारे हिजबुल्लाह के लोगों को एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में आके ये कहता है कि आप पूछते हो ना कि इजरायली एजेंट कहां पे हैं, मैं आपको बताता हूं कि एजेंट ये फोन है जो आपके हाथ में है, आपकी वाइफ के हाथ में, आपके बच्चों के हाथ में। هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليه اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك। इस पूरी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये जो मैसेज आता है हिजबुल्लाह के लीडर की तरफ से, तो इसके बाद हिजबुल्लाह के जो भी मेंबर थे जो कभी कभी पेजर यूज करते थे और जरूरत पड़ने पे ही फोन का यूज करते थे, अब वो बहुत तेजी से फोन को पूरी तरीके से छोड़ के पेजर की तरफ शिफ्ट होने लगे। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा था कि जो मोबाइल होता है वो लोकल टावर से कनेक्टेड होता है, उस टावर पे अगर कोई कंट्रोल बना ले तो उस पूरे एरिया के फोन को ट्रैक किया जा सकता है, और मोबाइल में वाईफाई, जीपीएस, इंटरनेट, सिम कार्ड, IMEI नंबर से हर चीज ट्रैक करी जा सकती है। लेकिन पेजर जो होते हैं वो RF टेक्नोलॉजी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जैसे जो आम हमारे रेडियो होते हैं वो भी इसी RF टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इस पेजर की लोकेशन जो होती है वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। पेजर जो होता है इसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, कुछ एडवांस्ड पेजर होते हैं जिनमें 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन जो आम तौर पे पेजर होता है वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मैसेज आ सकता है, आप रिसीव कर सकते हैं, आप मैसेज भेज नहीं सकते। तो इसमें करते क्या है कि 100, 200 या 1000 पेजर जो हो गए उनको एक आदमी किसी कंप्यूटर या सेंट्रलाइज सर्विस का यूज करके बल्क में कोई मैसेज भेजना होता है तो वो भेज देता है और सबको वो मैसेज कन्वे हो जाता है। और यही रीजन है कि आज की डेट में भी जब इतनी ज्यादा एडवांस
एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टाइम पे भी जिन लोगों को सिक्योरिटी का इशू होता है वो पेजर का यूज करते हैं। कई रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स में भी कभी कभी पेजर्स यूज होते हैं, जहां पे एक साथ स्टाफ जो होता है उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देख के हिजबुल्लाह ने भी डिसाइड किया कि वो पेजर का यूज करेंगे। बात तो काफी टाइम पहले से चल रही थी, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जब मरने लगे और इनके लीडर ने भी आके टीवी पे बोल दिया, तो मार्च 2024 के स्टार्टिंग में पेजर मंगाने के लिए हिजबुल्लाह दुनिया भर में कंपनीज देखने लगा। इन्होंने डिसाइड किया था कि 5000 पेजर ऑर्डर करेंगे और स्पेसिफिक मॉडल भी इन्होंने फिक्स किया था कि AR924 मॉडल जो है इसको ये यूज करेंगे। अब हिजबुल्लाह जब ये सारी चीजें डिसाइड कर रहा था तो ये सारा इंटेल जो होता है वो इजराइल के पास भी पहुंच जाता है कि हिजबुल्लाह जो कई सालों से पेजर पे शिफ्ट होना चाह रहा था, अब वो बल्क में ऑर्डर करने के लिए कंपनीज ढूंढ रहा है और कई कंपनीज से उन्होंने पेजर मंगा भी लिए हैं। तो देखिए, इन सारी चीजों से निपटने के लिए इजराइल के अंदर एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है 8200। इसको 8200 नहीं कहते हैं लोग, 8200 कहते हैं। एक्चुअली इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस यानी कि इजराइल की बाउंड्री के बाहर जो देश हैं उनसे जो थ्रेट्स आते हैं उन पे काम करती है। दूसरी है शिन बेट, इसको शब्बा भी कहते हैं लोग, ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है। अगर कोई स्पाई वगैरह है कोई बाहर के देश का, अगर वो इजराइल के अंदर आके कुछ करता है तो ये जो यूनिट है ये इजराइल की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो बाहर से स्पाई वगैरह आते हैं उनको ढूंढ के मारना वगैरह ये सारा काम करती है। और तीसरी है अगाफ हामुदीन, ये इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक यूनिट है शमोइन मताइन, जिसको ये लोग यूनिट 8200 बोलते हैं। ये यूनिट सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस की एक्सपर्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, इनको ट्रैक करना, इनमें बॉम्ब फिक्स करके दुश्मनों को मारना, ये सारे के सारे टास्क इसी यूनिट के अंडर में आते हैं। आपको अगर याद हो तो 2020 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को AI असिस्टेड रोबोट से सैटेलाइट के थ्रू रिमोटली मारा था, वो इसी 8200 यूनिट ने किया था। और ये जो हिजबुल्लाह का जो पेजर वाला टास्क था वो इसी यूनिट को असाइन किया गया। अब जब इस यूनिट को ये टास्क मिला तो इनको ये चीज पता थी कि हिजबुल्लाह अगर पेजर पे बल्क में शिफ्ट हो रहा है तो 1-2 पेजर से तो इनका काम चलेगा नहीं, बल्क में कई हजार पेजर्स चाहिए होंगे। तो यूनिट 8200 ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो पेजर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जैसे गोल्ड अपोलो, मल्टीटोन इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिकेशन, स्विस फोन, इन सब में अपनी सेंध लगाना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद इनके पास इंटेल आता है कि जो गोल्ड अपोलो है, यहां से पहले भी हिजबुल्लाह ने पेजर मल्टीपल कंट्रीज से राउट करके लेबनान में मंगाए थे। दूसरी चीज, ये जो हिजबुल्लाह है इसको US, जापान, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने आतंकी ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है हिजबुल्लाह को। तो हिजबुल्लाह भी जो है अपने ट्रांजैक्शन इन सारी कंट्रीज में अवॉइड करता है। और गोल्ड अपोलो जो थी वो ताइवान में थी, तो गोल्ड अपोलो जो थी वो परफेक्ट बैठ रही थी पेजर मंगाने के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह को ताइवान के अंदर ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज जहां पे इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हिजबुल्लाह के ऊपर ट्रैक रखने की कोशिश कर रही हैं। तो अब इसके बाद इजराइल डिसाइड करता है कि कैसे भी करके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है इसके अंदर अपने लिंक्स बनाए जाएं। लेकिन गोल्ड अपोलो जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी पेजर कंपनी में आती है, इसमें ऐसे आसानी से घुस के और सारी चीजें ट्रैक कर लेना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज से निपटने के लिए जो इजराइल की यूनिट 8200 थी उसने एक अलग रास्ता चुना। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स रहती हैं वो अलग अलग कंट्रीज में पहले से ही अलग अलग डोमेन के अंदर कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर करा के पहले से ही रखी रहती हैं, ताकि उनको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उनको नई कंपनीज ना बनानी पड़े, क्योंकि नई कंपनीज के ऊपर लोग डाउट करते हैं। तो पहले से ही इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट रहती है वो अलग अलग कंपनीज रजिस्टर करा के रखी रहती हैं। तो फिर इसके बाद इजराइल ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में शेल कंपनीज बनाने का ट्राई किया। हंगरी को इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि हंगरी जो है वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है वो वैसे तो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन से ही फॉलो करते हैं लोग, लेकिन हंगरी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड, इन सब चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्रीज की ग्रोथ के लिए। वैसे भी आप देखोगे तो पूरे यूरोप के अंदर हंगरी जो है कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम लेता है इन्हीं सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए। तो अब इजराइल क्या करता है कि हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ढूंढता है 33A 1142 बुडापेस्ट। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे इजराइल ने कंपनी सेटअप कर दी जिसका नाम इन्होंने रखा BAC कंसल्टिंग। ये उस बिल्डिंग की ओरिजिनल फोटो है और इस बिल्डिंग में 13 और कंपनीज रजिस्टर्ड थी। अभी अगर आप इस एड्रेस पे जाओगे तो एक पेपर लगा रखा है इन्होंने और यहाँ से गायब है ये लोग। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इस कंपनी में एक लड़की थी क्रिस्टियाना बार्सोनी, इसको इन्होंने CEO बनाया। लेकिन अभी भी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं आया है कि जो लड़की थी ये धोखे से इजराइल ने इसको CEO बनाया या फिर इजराइल के साथ एक्चुअल में ये मिली थी। लेकिन रॉयटर्स ने कुछ झूठ पकड़े हैं। BAC कंसल्टिंग की जो वेबसाइट है उसमें इन्होंने दिखाया कि क्रिस्टियाना जो है वो बोर्ड मेंबर है
अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट की, लेकिन पता किया गया तो ये झूठ निकला। ऐसे ही क्रिस्टियाना का जब रिज्यूमे निकाला गया तो उसमें भी झूठ पकड़ा गया। उसमें भी उन्होंने दिखाया कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर रही थी। तो अभी फिलहाल तो क्रिस्टियाना को सब लोग रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात नहीं हो पाई है उनसे। अभी टोटल 2 लोगों का नाम आया जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। एक तो क्रिस्टियाना और दूसरे हैं इंडियन ओरिजिन के रिंसन होजे, जो केरला से नॉर्वे माइग्रेट हो गए थे। इस पेजर की डील में इनका भी नाम आया कि इनकी जो कंपनी है नोटा ग्लोबल लिमिटेड, इसके थ्रू इन पेजर्स के लिए 1.6 मिलियन यूरो पहुंचाए इजराइल को हेल्प करने के लिए। लेकिन इनकी कंट्री की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इंडिया के अंदर जो वायनाड पुलिस है उसने रिंसन होजे के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। तो अब यहां से इजराइल का प्लान ये था कि ये बीएसी कंपनी जो है इसको सेटअप करके इसको फ्रंट पार्टी बनाया जाएगा गोल्ड अपोलो से डील करने के लिए। अभी आएगा आगे कि कैसे किया। और बीएसी कंपनी के अलावा 2 और शेल कंपनीज बनाई गई जिनका नाम, एड्रेस, उसके बारे में कोई भी चीज अभी तक पता नहीं चल पाई है। इन्हीं दोनों कंपनीज के लिए बोला जा रहा है कि ये कंपनीज इजराइल के मास्टर प्लान का पार्ट थी। तो इजराइल ने जब ये फर्जी कंपनीज बना ली थी तो ये फर्जी कंपनी बनाने के बाद इन्होंने जेन्युइन क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट किया और पूरे एरिया के अंदर बल्क में पेजर सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया। अभी जो पेजर्स थे इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये यहीं पे कर रहे थे या कहीं से लेके आ रहे थे ये भी क्लियर नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूयॉर्क टाइम्स में शेरा फ्रेंकेल, साद और रोनिन ने जो 18 सितंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके बेसिस पे बता रहा हूं। और अभी इसी रिपोर्ट के बारे में हर जगह डिस्कशन चल रहा है। इन सबके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये शेल कंपनी बनाने के बाद इन्होंने वहां पे ये दिखाया था कि ये यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके ये इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर हैं जो यूरोपियन कमीशन के लिए बल्गेरिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, माल्टा, लाविया ऐसी कंपनीज में अपना बिजनेस करते हैं। अब ये सारी चीजें सेटअप करके इजराइल ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इजराइल को पता था कि उनकी बनाई हुई जो शेल कंपनीज हैं वो कितना भी बड़ा बिजनेस कर लें, मल्टीपल कंट्रीज में अपने बिजनेस को दिखा दें, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो एक ऐसी कंपनी जो अननोन है उसके पेजर्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इसी चीज से निपटने के लिए ये लोग ट्राई करते हैं गोल्ड अपोलो जो ताइवान के अंदर है उसके टच में आने के लिए, क्योंकि इनका मानना था कि गोल्ड अपोलो जो है वो हिजबुल्लाह का ट्रस्टेड है, वहां से पहले भी इन्होंने पेजर्स मंगाए हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये बुडापेस्ट के बिजनेसमैन बन के पहुंचते हैं ताइवान और वहां जाके गोल्ड अपोलो जो कंपनी है उसके ऑफिस में मीटिंग फिक्स करते हैं। मल्टीपल डिस्कशन होते हैं वहां पे और उसके बाद ये गोल्ड अपोलो को एक एग्रीमेंट के लिए रेडी कर लेते हैं, जिसमें यह था कि गोल्ड अपोलो जो है वो इजराइल की ये जो बीएसी कंसल्टिंग है इसको अपना नाम और ब्रांडिंग यूज करने देंगे, जिसमें यह था कि बीएसी कंसल्टिंग जो है वो अपने खुद के AR924 जो पेजर डिवाइसेस हैं वो खुद ही बनाएगी, सब कुछ खुद ही करेगी। बस मॉडल के ऊपर गोल्ड अपोलो को लिमिटेड जो है उसके स्टिकर वगैरह लगाएगी, यानी कि ब्रांडिंग वगैरह करके उसको आगे बेचेगी। लेकिन गोल्ड अपोलो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इजराइल की बनाई हुई शेल कंपनीज है। और ये जो पूरा एग्रीमेंट वगैरह हुआ था बीएसी कंसल्टिंग और गोल्ड अपोलो के बीच में, इस पूरी डील के लिए ये फिक्स हुआ था कि बीएसी कंसल्टिंग अपने प्रॉफिट में से शेयर भी देगी और साइनिंग बोनस की तरह भी कुछ पैसा दिया जाएगा। ओवरऑल डील बहुत बढ़िया थी, तो गोल्ड अपोलो मना नहीं कर पाता है और वो एग्रीमेंट साइन कर देता है। गोल्ड अपोलो को पता तो था नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है, उन्होंने सोचा बस नाम ही यूज करना है और जो कंपनी है वो भी 2022 की रजिस्टर्ड है, काफी टाइम हो गया, तो वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसकी वजह से आगे अभी क्या क्या होने वाला है। अब जैसे ही गोल्ड अपोलो और बीएसी कंसल्टिंग का एग्रीमेंट साइन होता है वैसे ही बीएसी कंसल्टिंग के जो पेजर थे अब वो बन गए गोल्ड अपोलो के पेजर, और यही चीज इजराइल चाहता था। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट में गोल्ड अपोलो ने बताया है कि इस एग्रीमेंट में बस हमारा इतना ही काम था कि हमने ब्रांडिंग दी थी, बाकी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी की सारी बीएसी कंसल्टिंग कर रही थी। ये उसकी कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ लेना। इसके बाद बीएसी कंसल्टिंग जो थी इसने पेजर बनाने स्टार्ट किए और अपने मल्टीपल जेन्युइन क्लाइंट्स जो थे उनको पेजर बना के सप्लाई करना स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअल में ये घात लगा के अपने मेन क्लाइंट हिजबुल्लाह का इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह को ये अपने खुद के बनाए हुए पेजर जिसपे गोल्ड अपोलो का इन्होंने लोगो लगा रखा था इसको बेच दे। अब हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो के जो पेजर्स थे पहले खरीदे थे, लेकिन बुडापेस्ट के बीएसी कंसल्टिंग के बनाए हुए गोल्ड अपोलो के पेजर हिजबुल्लाह को बेचना बहुत ही टफ टास्क था। तो अब यहां से इजराइल क्या करता है कि इजराइल के कई सारे ऐसे स्पाई एजेंट्स थे जो लेबनान के अंदर और हिजबुल्लाह की जो ग्रुप्स थे उनके अंदर मिल के रहते थे,
उनको ये टास्क दिया गया कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह के अंदर जो पेजर की डील करने वाले हैं उनको हमारा क्लाइंट बना के बुडापेस्ट में लेके आओ। और हिजबुल्लाह भी जो है वो डायरेक्ट ऐसे ओपन मार्केट से जाके नहीं मंगा लेता है, उसको भी कई चैनल्स का यूज करके सीक्रेटली पेजर्स मंगाने होते हैं। तो अब इजराइल ने किन एजेंट्स का यूज किया, क्या ट्रिक्स लगाई, बीच में किन कंपनीज का यूज किया, कैसे हिजबुल्लाह को कन्विंस करके रेडी किया कि वो यही BSE कंसल्टिंग वाले पेजर्स ही ऑर्डर कर दें, ये अभी किसी को भी नहीं पता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन कैसे भी करके इजराइल ने इस चीज में कामयाबी हासिल कर ली और हिजबुल्लाह को अपना क्लाइंट बना लिया जैसा वो चाहता था। और एज पर स्काई न्यूज हिजबुल्लाह ने BSE कंसल्टिंग से 5000 पेजर्स का ऑर्डर दे दिया। पहली लॉट में 3000 पेजर्स जाने थे और दूसरी लॉट में बाकी के जो 2000 पेजर्स थे वो जाने थे। इस पूरे प्रोसेस में बताया जा रहा है कि ये जो 2 अलग से शेल कंपनीज और खोली थी इजराइल ने, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, इनका मेजर रोल था ये ऑर्डर प्लेस करवाने में। जब ये BSE कंसल्टिंग हिजबुल्लाह को पेजर देने का प्लान कर रही थी, उसी टाइम पे एक चीज और हुई थी। इस BSE कंसल्टिंग ने ताइवान की जो कंपनी थी गोल्ड अपोलो, जिसके साथ एग्रीमेंट वगैरह किया था, तो उसको एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करने थे। तो जब पेमेंट इन्होंने स्टार्ट करनी चालू करी BSE कंसल्टिंग ने गोल्ड अपोलो को, तो ताइवान की जो गवर्नमेंट थी उसको कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखी, जिसकी वजह से वो अलर्ट पे आए। ताइवान की इकोनॉमी मिनिस्ट्री जो थी उसने ऑब्जर्व किया कि ये गोल्ड अपोलो जो है इसकी जो पेमेंट है कई बार मिडिल ईस्ट से भी राउट होकर आ रही है। और इसी वजह से ताइवान के जो लोकल बैंक्स थे उन्होंने एक बार BSE कंसल्टिंग की जो पेमेंट थी वो होल्ड पे भी डाल दी थी। और इस चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इससे पहले की इन्वेस्टिगेशन का कुछ रिजल्ट सामने आता इजराइल अपना काम कर चुका था। और ये जो पेमेंट वाली बात है, ये चीज गोल्ड अपोलो के फाउंडर हसू चिंग जो है, इन्होंने भी कंफर्म की कि पेमेंट अनयूजुअल तरीके से मिडिल ईस्ट से आ रही थी। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और सामने आई कि ये जो पूरा गेम चल रहा था, इसमें जो पैसे की जरूरत पड़ रही थी उसमें करीब 1.6 मिलियन यूरो जो थे वो इजराइल ने पहले बुल्गारिया मंगवाए, उसके बाद हंगरी में पहुंचवाए। तो ये जो सारे ऑर्डर प्लेस किए थे हिजबुल्लाह ने BSE कंसल्टिंग के थ्रू, तो इसमें शॉन मोरहाउस, एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी बॉम्ब डिफ्यूजल ऑफिसर थे, उनकी ये थ्योरी है कि जो नॉर्मल पेजर होते हैं इसमें ये 2 बैटरी लगी होती हैं जो पावर देती हैं पेजर को। ये यहाँ पे स्पीकर लगा होता है जो इनकमिंग बीप्स अलर्ट जो होते हैं वो सुनाता है। ये यहाँ पे वाइब्रेटर लगा होता है, इनकेस साइलेंट मोड में हो तो नोटिफिकेशन पता चल जाए। ये रेडियो एंटीना जो कि सिग्नल रिसीव करता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो सिग्नल को कन्वर्ट करके मैसेज रीडेबल बनाते हैं। ये जो पेजर के अंदर 2 बैटरी होती है, तो इनका कहना है कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो 2 आइडेंटिकल बैटरी हैं इसमें से एक बैटरी को रिप्लेस करके उसमें एक्सप्लोजिव भर दिया गया। तो जो दूसरी बैटरी थी उससे तो डिवाइस को पावर मिल रही थी, और एक जो बैटरी थी उसके अंदर इन्होंने एक्सप्लोजिव भर दिया और इसको एक चिप से जोड़ दिया। नॉर्मली एल्कलाइन AA बैटरी जो होती है उसका वेट 23 ग्राम होता है, लेकिन इन पेजर्स में जो बैटरी मिली उसमें से एक बैटरी का वेट जो था वो 20 ग्राम के आसपास था। तो इसको लेके बोला जा रहा है कि इन बैटरीज में शायद एक्सप्लोजिव रखा गया होगा, और जो एक्सप्लोजिव यूज किए गए उसमें भी एक स्पेसिफिक एक्सप्लोजिव यूज किया गया, PETN। ये बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्सप्लोजिव को कोवर्ट ऑपरेशन में हमेशा एजेंसीज यूज करती हैं। ईयर 1996 में भी कुछ इसी तरीके से एक मोबाइल डिवाइस में एक्सप्लोजिव यूज करके हमास का एक ऑपरेटिव था याया, उसको मारा था मोसाद ने। ऐसे ही एक बार इन्होंने एक डॉग के अंदर बॉम्ब लगा के हिजबुल्लाह के कैंप में भेज दिया था। तो अब होता क्या है कि यहाँ से फरवरी 2024 का मंथ था और ये जो इजरायली पेजर थे वो डे बाय डे लेबनान के अंदर पहुंचने लगे। हिजबुल्लाह के जितने भी ऑपरेटिव ये पेजर यूज कर रहे थे उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग एक चलता फिरता बॉम्ब लेके घूम रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में, वो जब चाहे तब ब्लास्ट कर सकता है। करीब 3000 पेजर जो थे वो लेबनान पहुंच चुके थे, बाकी 2000 जो थे वो पहुंचने बाकी थे। और फिर इसके बाद डेट आती है 15 सितंबर 2024, जिस दिन पेजर अटैक होना था। इस अटैक से ठीक 2 दिन पहले हिजबुल्लाह क्या करता है कि इजराइल के टेल अवीव जो है, यहाँ पे यरकॉन पार्क है, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह ने क्या किया था कि एक M18A1 क्लेमोर माइन जो थी ये लगा दी थी और रिमोट एक्टिवेशन सिस्टम के थ्रू ये लोग बॉम्ब फोड़ने वाले थे यहाँ पे। लेकिन जैसे तैसे करके इजराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट, जो शुरू में मैंने बताया था जिसका नाम शिन बेट बोलते हैं लोग, शब्बा भी बोलते हैं इसको, तो शिन बेट जो है उसके पास इसका इंटेल आ जाता है और ये लोग इस ब्लास्ट को रोक देते हैं। अब ये अटैक तो रुक गया था, लेकिन इजराइल बहुत ज्यादा गुस्से में था कि हिजबुल्लाह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी कि 17 सितंबर 2024, जिस दिन ये पेजर अटैक होना था, मॉर्निंग में पेजर अटैक होने से कुछ घंटे पहले सिक्योरिटी कैबिनेट ऑफ इजराइल एक लंबी मीटिंग करती है हिजबुल्लाह के रिगार्डिंग। और बाकी क्या डिस्कशन हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग के बाद इजराइल ने अनाउंस किया कि अब टाइम आ गया है कि जो नॉर्दर्न इजरायली अपना घर छोड़ के चले गए थे अब उनको वापस लाने का टाइम आ गया है। इस मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने मीडिया से भी कहा कि अब हिजबुल्लाह के केस में इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास कुछ फंडामेंटल सिक्योरिटी चेंजेस करने होंगे, तभी जो है जो इजरायली हैं वो अपने घर वापस आ पाएंगे। सबको लग रहा था कि ये मीटिंग एक नॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसी पेजर
पेजर अटैक से रिलेटेड थी। इनफैक्ट CNN ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये जो पेजर अटैक इजराइल लेबनान में कराने वाला था, इसके बारे में उसने पहले ही यूएस को बता दिया था, कॉन्फिडेंस में लिया था यूएस को, उसके बाद ही ये पेजर अटैक किया। लेकिन इस चीज को लेकर जब बहुत ज्यादा हल्ला हुआ तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये मीटिंग खत्म हुई थी, इसके बाद एक चीज और होती है, ये जो इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट थी शिन बेट, इसने एक चीज और बोली कि हिजबुल्लाह ने एक डिवाइस में एक्सप्लोजिव लगा के फॉर्मर इजरायली ऑफिसर जो था उसको मारने का प्लान बनाया था, उसको भी हमने रोक दिया। तो ये सारी चीजें पेजर अटैक होने से कुछ ही घंटे पहले बैक टू बैक हो रही थी। अब इसके बाद सेम डे यानी कि 17 सितंबर 2024 को टाइम होता है 3:30 और लेबनान के अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के मेंबर थे उन सबको पेजर में एक मैसेज आता है। जब भी हिजबुल्लाह की जो मेन लीडरशिप थी वो किसी टास्क को लेकर मैसेज करती थी तो पहले अरेबिक में कुछ लिखा होता था, वो एक सेट पैटर्न में ही आता था। तो ये मैसेज भी सेम उसी के तरीके से आया और सबको ऐसा लगा कि जैसे उनके लीडर ने ही मैसेज किया, और कोई अगर अपने पेजर से दूर भी था तो वो पास में आ गया था। जो पेजर साइलेंट थे उस टाइम पे वो वाइब्रेट करने लगे थे, और जैसे ये मैसेज आता है पेजर वाइब्रेट और रिंग करने लगता है।